वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है एडुटेरिया का बिहार एसएससी के लिए 10+2 के लिए जो प्रैक्टिस सेट का बुक निकला है वो बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें 15 सेट दिया गया है। तो हम लोग 1 बाय 1 हर एक सेट को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है 1, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको एग्ज़ाम का सिलेबस पता है कि 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, एक प्रीलिम्स होगा और एक मेन्स होगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ पे 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, -1 नेगेटिव मार्किंग है। और जो टाइमिंग है वो 2 घंटा 15 मिनट रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। पहला जो क्वेश्चन वो है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। तो जो हाई कोर्ट होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाते हैं? तो वो राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो वो कौन करता है? तो वो हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो करता है। यानी कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी कुछ विवाद हो, तो वो जो फाइनल डिसीजन होगा वो भारत का सुप्रीम कोर्ट ही लेगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। यानी कि वोट देने का अधिकार या फिर इलेक्शन लड़ने का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है? तो वो एक संवैधानिक अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 326 जो है वो राइट टू वोट है, इसलिए संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। ऐसे तो ये एक विधिक अधिकार भी है, लेकिन यहाँ पे जो एडुटेरिया का आंसर है वो है संवैधानिक अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो वो कैबिनेट सचिव होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाएंगे? तो जब लोकसभा के सभी सदस्य जितना भी मेंबर हैं उनका बहुमत से पारित प्रस्ताव, अगर जो प्रस्ताव लाए तो वो बहुमत से पारित हो गया तभी हटेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, तो यानी ऑल मेंबर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में सही है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, तो गणतंत्रात्मक यानी कि रिपब्लिक है क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कोई वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ क्या होता है, इलेक्शन होता है तभी हेड चुना जाता है। यहाँ कोई हायरार्की नहीं है कि राजा है या उसका बेटा फिर राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था आमंत्रण, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो पटना में जो अनुशीलन समिति का जो ब्रांच खुला था 1913 में वो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा खोला गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार में बस एक ही रामसर स्थल है, वो है कांवर झील। तो 10 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कांवर झील कहाँ है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन यानी कि जो टाउन प्लानिंग होता है उसके लिए फेमस था। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो अपने टाउन प्लानिंग के लिए बहुत फेमस थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
12 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, श्रवण बेलगोला में जाकर। श्रवण बेलगोला कहाँ है? वो कर्नाटक में है। तो ये अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये गंधार कला जो है वो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? ये इल्तुतमिश ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1780 से 84 के बीच चला था। तो उस समय हेस्टिंग का ही कार्यकाल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है 16 नंबर, स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये एमजी राणा डे के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी भू राजस्व प्रणाली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी में है अकबर, तो बी सही हो जाएगा। 1580 में क्या हुआ था कि जौनपुर के एक धर्म गुरु थे, वो सभी मुस्लिम को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी से आपका, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। ठीक है, तो घटनाएं रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट जो था 19 मार्च 1919। तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा 51। रॉलेट सत्याग्रह जो था वो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो जो बचा सी का 4 हो जाएगा 2 दिसंबर 1919। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ये गड़बड़ दे दिया है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है? तो ऑप्शन बी नेपाल, देन पाकिस्तान, देन चीन, देन बांग्लादेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा जो हम लोग का सीमा शेयर होता है, यानी कि बाउंड्री शेयर होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। फिर उसके बाद चीन है, उसके बाद पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है, फिर भूटान है और अफ़गानिस्तान। यानी सबसे कम जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होता है वो कंट्री है अफ़गानिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछा है। तो धारवाड़ क्रम में कौन सा जिला नहीं आएगा? तो वो रोहतास जिला नहीं आएगा, क्योंकि ये बिंद क्रम का चट्टान इधर पाया जाता। नेक्स्ट आपका है 23 नंबर का क्वेश्चन, अटल टनल के बारे में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अटल टनल। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, तो पहला जो है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, बीआरओ द्वारा ही अटल टनल का निर्माण हुआ था। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तो ये भी सही है। तीसरा है, यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो चारों इसका जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि यहाँ पे लौ अयस्क क्षेत्र है और राज्य है, तो आपको मिलाना है कि कौन सा जो लौ अयस्क क्षेत्र है किस राज्य में है। ठीक है। सबसे पहले जो आ रहा है पहले हम लोग वो मिलाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है। तो ये सी का अगर हम लोग 4 मिलाते हैं तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है। अब है सी का, ए का 2 तो फिक्स है कि ए का 2 होगा, यानी बादम पहाड़ जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है। अब नोआ मुंडी जो है वो झारखंड में, तो डी का अगर 1 होगा तो डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो बचा डल्लीरा ज हरा, ठीक है, डल्ली राजहरा वो छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये तंजानिया में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो जो गर्मी के दिन में मानसून का जो प्रवाह होता है तो वो किस तरीके से होता है? तो वो होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें देश है एक तरफ और एक तरफ राजधानी है। तो आपको कंट्री और कैपिटल ये भी याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कंट्री और कैपिटल पूछ लिया गया है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये है ताशकंद। तो ए का 1 तो सही मैच है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। ठीक है। तो ये भी सही मैच है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तो ये भी सही मैच है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। तो ये भी सही है। तो यानी चारों बिल्कुल सही मैच है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है। ये चारों जो राजधानी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो क्या हो जाएगा? इससे निर्यात में वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 30 है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो वो जो दर है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ठीक है, MSF कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो पहला ऋण नियंत्रण वो है। ठीक है। मुद्रित नोट जारी करना ये भी है। जनता को पैसा उधार देना तो ये नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही तीसरा नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल 3 हो जाएगा। और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना तो ये है। तो यहाँ पे पूछा है संबंधित नहीं है RBI से, तो तीसरा संबंधित नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी फैक्चुअल है। ये कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन यानी कि रेगुलेट कौन करता है? यानी कि इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उससे संबंधित जो मार्केट का रेगुलेशन है वो कौन करता है? तो वो करता है APMC यानी कि कृषि उत्पाद बाजार समिति। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, APMC रेगुलेट करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज
रेलवे इंजन उपहार में दिया है। तो ये किसको दिया है? ये बांग्लादेश को दिया है, ताकि इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छा हो सके। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 23-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित किया है? तो वो किया है 2183 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत हुआ है वो हुआ है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी टिक कर देते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था? तो टोटल वेट पूछा है, तो ये लगभग 3900 किलोग्राम का था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चंद्रयान जो 3 था वो कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को इसरो लॉन्च किया था। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये LVM-3 और M4 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 1 जो था वो 2008 में लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान जो 2 था वो 2019 में लॉन्च हुआ। और 3 तो आपको पता ही कि 2023 में लॉन्च हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो थीम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो थीम था वो था प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ठीक है, तो 40 का हो जाएगा बी। 41 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया है? जीआई टैग वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है? यानी कि आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो सही जो सुमेलित नहीं है देख लेते हैं एक बार। केरल के जो राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान, ये बिल्कुल सही है। नागालैंड के ला गणेशन, ये बिल्कुल सही है। त्रिपुरा के गुरमीत सिंह, तो ये गलत है। गुरमीत सिंह जो है वो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और राजस्थान के हैं जो गवर्नर वो हैं कलराज मिश्र। तो यहाँ पे जो सही नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ठीक है, ये उत्तराखंड के हैं कौन? गुरमीत सिंह। और त्रिपुरा के कौन हैं? तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, त्रिपुरा के। क्वेश्चन नंबर 43, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 2023 में कंप्लीट हुआ जिसमें इंडिया हार गया, में कुल कितने टीम भाग ले रही हैं? करंट अफेयर्स थोड़ा काफ़ी पुराना हो गया है, तो इसमें जो टीम भाग लिया था वो 10 टीम टोटल भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे हम लोग, टोटल 10 टीम। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये PK शाही जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जॉन फ्रांसे को दिया गया है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में पूछा था। ठीक है, ये 2023 का है। 46 नंबर क्वेश्चन है, नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये जो शब्दावली है और संबंधित जो खेल है वो ये जरूर पूछा जाता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूडो। जूडो से रिलेटेड है नागेवाजा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 47। ठीक है, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो ये पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है प्रोलॉग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है। रोम का है तो इटली में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, नृत्य से, लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का जो संबंध है वो सितार से है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, शहनाई से अगर पूछे तो बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। तबला से पूछे तो अल्लाह रखा खां हो जाएंगे। और अगर संतूर से पूछे तो भजन सुपारी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? तो ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
52 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। तो लाल रंग का जो परास होता है वो होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में रखेंगे इसको, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि ध्वनि का लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड होता है। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से निर्धारित किया जाता है कि जो साउंड है वो कितना लाउड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो कह रहा है कि अगर हम H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जो निगेटिव इलेक्ट्रोड जो जुड़ा है, ठीक है, जो निगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है उस पर कौन सा गैस बनेगा, तो उस पर जो गैस बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन गैस। और अगर पॉजिटिव वाले पे पूछ दे तो उस पर बनेगा ऑक्सीजन गैस। तो आपको याद रखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, 55 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। तो बहुत ही इजी, ये क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ये लाल रंग को ही परावर्तित करता है। जो भी वाइट लाइट रहता है उसका सारा लाइट, जो भी कलर होता है वाइट लाइट में, जो भी 7 कलर होता है, तो उसमें से और सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड कलर को वो परावर्तित कर देता है, इसीलिए हम लोग को लाल दिखाई देता है। यानी जो भी कोई कलर दिखाई दे रहा है, यानी आपको वो कलर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी कलर वो एब्जॉर्ब कर लिया है और वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, परावर्तित कर रहा है, इसलिए वो कलर उस तरीके का दिख रहा है। तो लाल लाल इसलिए दिखता है क्योंकि बाकी सारा कलर एब्जॉर्ब हो जाता है और वो लाल जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है, यानी कि कब हम लोग कहेंगे कि वर्क बिल्कुल जीरो है। तो वो कहेंगे कि जब उसका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल शून्य हो, यानी कि वो वर्क जो है वो तब जीरो कहलाएगा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, या फिर जो फोर्स लगे और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो, तब वो जो कार्य होगा वो बिल्कुल शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी, यानी कि जब विस्थापन शून्य हो, यानी कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, और बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का। प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। तो कह रहा है कि R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़े। तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, तो 1/R, यानी कि अगर हमको रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस निकालना है तो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे। ठीक है, तो जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो R1 और R2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 प्लस R1। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइए। तो ये है 1/R रिक्वायर्ड है, यानी RE से डिनोट कर देते हैं। तो अगर RE खाली निकालना हो तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा और R2 प्लस R1 नीचे आ जाएगा। तो ये कहाँ, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, R1 R2 ऊपर चला गया है और R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर सीरीज में पूछता तो सीधे सिंपल हो जाता R1 प्लस R2। ठीक है, ध्यान रखना, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो लॉन्ग वेवलेंथ होता है वो रेडियो वेव का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है। मिक्सचर क्या होता है, जब बिना किसी अनुपात में किसी तरीके से दो या दो से अधिक तत्व को या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो मिक्सचर बन जाएगा। तो इसका सही एग्जाम्पल होगा इस्पात। ठीक है, स्टील। जल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें H2O होता है जल का, यानी कि यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन है, 2 हाइड्रोजन रहेगा 1 ऑक्सीजन रहेगा, तभी H2O बनेगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक फिक्स प्रोपोर्शन है, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिले तभी होगा, ठीक है। इसलिए इस्पात यहाँ पे मिक्सचर का उदाहरण है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन केमिस्ट्री का है कि हीलियम के नाभिक में होता है। तो आपको पता है कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और मास जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन हो गया यहाँ पे 2 और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? तो 4 - 2 अगर हम लोग करेंगे, 4 - 2 करने पे यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो जाएगा और 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डी नंबर ऑप्शन में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, यानी कि क्रोमेटोग्राफी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज होता है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, यानी कि फॉर्मूला पूछ रहा है कि जो भी माणिक यानी कि जो नीलम जो अंगूठी वगैरह में बनता है तो उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है, जो बना होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना होता है। केमिकल फार्मूला आप नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें कौन सा रसायन होता है, तो उसमें बेसिकली एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नाम में सिल्वर है तो यानी कि इसमें कोई 1% चांदी नहीं होगा, ठीक है। बस नाम है जर्मन सिल्वर, तो इसमें आंसर हो जाएगा 0% चांदी होता है। तो क्या क्या होता है भाई जर्मन सिल्वर में? तो उसमें 50% आपका कॉपर होगा, यानी कि तांबा होगा, 35% आपका जस्ता होगा और 15% के लगभग निकेल होगा, ठीक है। तो ये इसमें चांदी का जो परसेंटेज होता है वो बिल्कुल 0 होता है, इसलिए एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अल्कोहल का इसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अल्कोहल। तो यहाँ पे सी टिक कर देंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर क्या है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण में, तो ये भी सही है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, तो इसका सी भी ऑप्शन सही है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपको भी पता है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ होता है? तो ये रासायनिक युद्ध में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। ये एक जहरीला गैस होता है जिसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। इसका जो यूज हुआ था सबसे पहले वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, ठीक है, रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का, याद रखिएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? यानी कि चारों ऑप्शन में से कोई एक है जो विस्फोटक नहीं है, तो वो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है। बाकी TNT, पोटेशियम क्लोरेट, ये सब जो है विस्फोटक है, ये विस्फोटक नहीं है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज जान लीजिए, इसका यूज होता है ऑपरेशन के पहले किसी भी मरीज को बेहोश करने के लिए, ठीक है। तो 68 नंबर क्वेश्चन हो गया। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जो जीव है वो है नीलहरित शैवाल, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, गर्म रुधिर यानी कि वार्म ब्लड एनिमल वो होता है जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करें, मेंटेन रखे या बराबर रखे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अपने वातावरण के तापक्रम को बराबर रखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे है सुंदरी, अमरवेल, सिंघाड़ा, प्याज, प्लांट के बारे में दिया गया है और वो किस तरीके का प्लांट है उसके बारे में आपको मिलाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ ये क्वेश्चन है। तो पहला जो सुंदरी है वो है न्यूमेटोफोर, ठीक है। तो ए का अगर हम लोग 2 मिलाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि ऑप्शन में ए का सब 2 है, ठीक है। बी है आपका अमरबेल, तो अमरबेल जो है वो है चूसन मूल, तो बी का 1 किस में है? तो बी का 1 ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया,
तो बी या सी में से कोई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा जो है वो है आपका स्वांगी कारक मूल, तो सी का हो जाएगा 4, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और वो जो प्याज है, प्याज क्या हो जाएगा जो बचा, भूमिगत तना है, तो डी का हो जाएगा 3, यानी कि 71 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। तो ऑर्थोप्लास्टी है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ज़्यादातर जो पाचन होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि आपको पता है जो डाइजेशन होता है, मतलब कि जो मानव शरीर में जो पाचन स्टार्ट होता है वो मुंह से स्टार्ट होता है और बड़ी आंत तक ख़त्म होता है, लेकिन जो अधिकांश भाग जो छोटी आंत का होता है वहीं पे पाचन होता है, वहीं पे कंप्लीट आपका डाइजेशन होता है छोटी आंत में ही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर कंप्लीट डाइजेशन पूछे तो भी छोटी आंत लगाएंगे, और अगर कहेंगे अधिकांश भाग किस अंग में पाचन होता है, मतलब मानव शरीर में जो पाचन होता है उसका अधिकांश भाग किसमें होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो इसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो वो जस्ता होता है। ठीक है। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेपेटाइटिस जब होता है तो मनुष्य का लीवर को वो इफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस बी जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 75 क्वेश्चन जीके जीएस और साइंस खत्म होता है। नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन बचता है उसमें 25 आपका मैथ रहेगा और 50 रीजनिंग रहेगा। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैथ शुरू हो गया है, 79, 80, 81 यहाँ पे आपका सेट नंबर 1 ख़त्म होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 2, तो कंटिन्यू बनाए रखिए। अगर आपको मेरा ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कुछ क्वेरी हो आपके मन में या जो भी कुछ डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।